वेलकम टू आरओ ट्यूटोरियल। मेरा नाम है जय और आज के लेक्चर में हम लोग केटीजी के दो ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करने वाले हैं जो 2026 के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। वो कौन सा डेरिवेशन है? सबसे पहले प्रेशर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, जो कि अल्टरनेट्स ईयर्स में आपको ये डेरिवेशंस एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है? मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन में बहुत बार देखा गया है कि लास्ट के 10 ईयर्स में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये डेरिवेशन पूछा गया है। तो ये दो डेरिवेशन जो है केटीजी का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसका ये जो डेरिवेशन है, इसका जो हमने हैंड रिटन नोट्स है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करके हमने नोट्स बनाए हैं। उसके पहले आपको ये डेरिवेशन समझना पड़ेगा लेक्चर में कि कैसे ये डेरिवेशन वर्क कैसे करता है, क्या इसमें टर्म्स है, एंड उसके बाद ही आपको जो हैंड रिटन नोट्स में जो डेरिवेशन आपको समझ में आ सकता है। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट नोट्स, डेरिवेशन या न्यूमेरिकल्स, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर का अगर आपको चाहिए रहेगा तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे 400 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। वहाँ पे हम स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करते हैं, प्लस डेली टेस्ट लेते हैं और उनके जो डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर करते हैं। साथ में जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2026 के एग्जाम में आने के चांसेस है वो भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेशर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल का डेरिवेशन कैसे है और वो क्या बताना चाहता है। ठीक है, समझ लो कि एक कोई मॉलिक्यूल है, एक गैस मॉलिक्यूल है और वो इस क्यूब में है। ठीक है, कोई बॉक्स रहेगा उसमें है। तो उस गैस मॉलिक्यूल की वजह से, अब वो गैस मॉलिक्यूल एक जगह पे तो रहेगा नहीं, वो क्या करेगा, हर जगह कोलाइड होएगा, मतलब यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा, मोशन करते रहेगा। तो वो जब टकराता है इस वॉल से, ये जो वॉल दिख रहा है आपको, इस क्यूब का ये जो राइट साइड वाला वॉल है, उस पर जब टकराएगा तो कितना प्रेशर एक्सर्ट होएगा, कितना प्रेशर इसको एक्सर्ट करेगा इस वाले वॉल को। ठीक है, उसका ही डेरिवेशन मुझे निकालना है। अब प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर को निकालने के लिए मुझे क्या क्या टर्म चाहिए वो आप देख लो। सबसे पहले मुझे चाहिए मोमेंटम। मोमेंटम क्यों, वो भी देखना। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले हम इस डेरिवेशन में क्या निकालने वाले हैं? रेट ऑफ मोमेंटम। उसके बाद हम लोग निकालेंगे फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं मोमेंटम, दूसरा हम लोग निकालने वाले हैं फोर्स, और थर्ड टर्म विद हेल्प ऑफ फोर्स हम लोग निकालने वाले हैं प्रेशर। तो ये डेरिवेशन इज ऑल अबाउट मोमेंटम, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, 4 मार्क्स के लिए आएगा डेरिवेशन, अगर बोर्ड सेक्शन डी या सेक्शन डी में आएगा तो। ठीक है, मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले मोमेंटम का फॉर्मूला देख लो। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। दूसरा हमको निकालना है फोर्स। अब फोर्स निकालने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे? मोमेंटम। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स कितना होता है? फोर्स होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dv बाय dt या फिर del p बाय del t। ठीक है, तो टाइम हमें मिल जाएगा कैसे न कैसे करके, मोमेंटम हमको मिल गया। अब उसके हेल्प से हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब फोर्स से हम लोग क्या निकालने वाले हैं? लास्ट में जो हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का पार्ट है वो प्रेशर। ठीक है, हमें निकालना क्या है? एट द एंड प्रेशर निकालना है। वो प्रेशर किसके हेल्प से निकालूंगा मैं? फोर्स से। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर का क्या रिलेशन है? फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, या फिर मैं ये बोल सकता हूं क्या? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो इस क्यूब की जितनी भी एरिया रहेगी वो मैं इसके फोर्स से अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे प्रेशर मिल जाएगा। तो ये डेरिवेशन इज ऑल अबाउट दिस 3 पॉइंट। तो समझो एक गैस मॉलिक्यूल है, यहां पे एक गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस वॉल के डायरेक्शन में जा रही है विद सम वेलोसिटी। अब ये मैंने एक्सिस ड्रॉ किया है, कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है, इस तरफ जा रही है, इस वॉल की तरफ जा रही है। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मॉलिक्यूल वी एक्स वेलोसिटी से जा रही है। किस वेलोसिटी से? पी एक्स डायरेक्शन से जा रही है, वी एक्स वेलोसिटी से जा रही है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रही होती तो वी वाई की डायरेक्शन से जा रही है, वी वाई के वेलोसिटी से जा रही है। अगर वो इस तरफ जा रहा है तो वो वी जेड के वेलोसिटी से जा रहा है। लेकिन अभी वो किस तरफ जा रहा है? एक्स के। हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल मान लेते हैं कि सामने जा रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन जा रहा है, और उस तरफ उसकी वेलोसिटी है वी एक्स वेलोसिटी। ठीक है, ओके। तो ये गैस मॉलिक्यूल जा रहा है इस तरफ विथ वी एक्स वेलोसिटी। अब सबसे पहले इस क्यूब के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि क्यूब क्या है। क्यूब की लेंथ है, समझ लो एल एल एल, मतलब तीनों साइड क्या है इसकी? एल एल एल। तो अगर मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी रहेगी तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एल क्यूब। या एरिया निकालना रहेगा तो एरिया कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर।
एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ, साइड इनटू साइड। एरिया वॉल्यूम ऑफ अ साइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ, साइड्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया फिलहाल, क्योंकि ये चीज हमको आगे जाके काम आने वाली है, इसलिए मैंने पहले से निकाल लिया। ओके, तो वेलोसिटी मिल गया मेरे को। अब समझो इस गैस मॉलिक्यूल की मास है m, इस गैस मॉलिक्यूल की मास है m, तो उस टाइम क्या हो रहा है सुनना जरा। ये गैस मॉलिक्यूल पहले यहां पे जाएगा, इस वॉल से टकराएगा और वापस रिबाउंस होकर पीछे आ जाएगा। ये कहानी को समझो कि ये मॉलिक्यूल पहले यहां पे आएगा, यहां पे रिबाउंस करके कोलाइड होके वापस से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। पहले यहां पे आया, वहां पे आया, वॉल दिखा, वॉल से टकरा के वापस गया, आया, वॉल से टकरा के वापस गया। कौन सी वेलोसिटी से? vx वेलोसिटी से। तो इसकी कुछ ना कुछ मोमेंटम रहेगी ना। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले गया उस साइड, फिर आया इस साइड, तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा? अगर मुझे निकालना है कि पहले गया उस साइड फिर आया इस साइड टकरा के, तो इसकी चेंज इन मोमेंटम क्या है? तो ध्यान से दिखना, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है? पढ़ा होगा बचपन में, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम मैंने नहीं लिखा, मोमेंटम आप लिख सकते हो यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, बाउंस किया, आ रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? यहाँ पे बाउंस किया, उस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो उस टाइम उसकी मोमेंटम कितनी हो जाएगी? माइनस एम वी एक्स। तो फाइनल मोमेंटम विल बी माइनस वी एक्स, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अब बीच में एक नेगेटिव तो होता ही है, बीच में एक नेगेटिव तो होता ही है, ये साइन की वजह से नेगेटिव आएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी में वो सामने जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है वी एक्स वेलोसिटी, तो उसकी मोमेंटम क्या रहेगी? सिंपल सिंपल एम वी एक्स। सब में आया? तो यहां से मुझे क्या मिल गया? माइनस टू एम वी एक्स। तो मोमेंटम क्या आ गया मेरा? माइनस टू एम वी एक्स। तो हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे कि नहीं? धीरे धीरे पहुंच रहे कि नहीं? मोमेंटम मेरे को मिल गया। कितना मोमेंटम है? कितना मोमेंटम है? पहला पॉइंट समझ में आ गया मोमेंटम की निकालने का कैसा तरीका है। अब नेक्स्ट दूसरा क्या निकालना है मुझे? फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब क्या होता है? रेट अभी कभी भी आपने वर्ड सुना है, रेट कभी भी आपने वर्ड सुना है रेट। रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर बोल सकते हैं या फिर डिवाइड बाय टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं पूछूं कि मेरी वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी का हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब पर सेकंड आप कितना डिस्प्लेस हो रहे हो जगह से, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है रेट ऑफ चेंज। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम से डिवाइड। तो हमने मोमेंटम तो फाइंड कर ली, पर हम मेरे पास टाइम कैसे मिलेगा? टाइम देखो कैसे मिलेगा। टाइम निकालना बड़ी बात है कि टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम मेरे को किसका चाहिए? टाइम चाहिए मॉलिक्यूल जब टकराया और वापस आया। टाइम किसका चाहिए? मॉलिक्यूल जब टकराया शेडेड वॉल से और वापस आया, उसका टाइम चाहिए। उतने में कितना उसने टाइम लगाया, वो टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस कितना चला उसने? डिस्टेंस उसने 2l चला। कितना चला वो? 2l। 2l क्यों? क्योंकि लेंथ कितना है? l लेंथ है। तो जब यहां से यहां आया तो एक लेंथ, फिर रिबाउंस करके वापस गया तो 2l। ठीक है, पर किस एक्सिस की बात कर रहे हैं हम लोग? एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस की स्टडी कर रहे हैं ना, तो वेलोसिटी क्या रहेगी? vx। ठीक है, तो मेरे पास टाइम कितना आ गया? डेल टी टाइम कितना हो गया? 2l बाय vx। ठीक है, तो टाइम भी मिल गया, मोमेंटम भी मिल गया। आ गया मेरा फोर्स, आ गया मेरा फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है, मैं सेकंड पॉइंट लिख देता हूं। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, ये मेरा सेकंड पॉइंट। फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो मुझे अगर निकालना है फोर्स कितना है, फोर्स कितना हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। अभी देखो, हम यहाँ पे ना एक एवरेज वेलोसिटी फोर्स लेंगे। ठीक है, एवरेज फोर्स ऐसे ले क्योंकि एक मॉलिक्यूल नहीं है और वो एक ही डायरेक्शन में थोड़ी मूव हो रहा है।
वो सारे डायरेक्शन में हो सकता है। हमने स्टडी एक मॉलिक्यूल की है, हमने स्टडी सिर्फ एक मॉलिक्यूल की है, लेकिन वो इतने से चैम्बर, इतने चैम्बर में, वी वॉल्यूम के चैम्बर में कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, एन नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो हम लोग अगर एवरेज निकालना है, अभी देखो एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये वी एक्स डायरेक्शन में हमने स्टडी किया ना, लेकिन ये वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, जेड डायरेक्शन में जा सकता है, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम इसका अगर मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज फोर्स, तो यहाँ पे एवरेज फोर्स में डेल पी मेरा कितना है -2vx, लेकिन मुझे लेना है किसमें, पॉजिटिव 2vx। एवरेज हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो एवरेज किसमें लूंगा मैं, पॉजिटिव x, पॉजिटिव mvx मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है 2l/vx, 2l/vx, 2l/vx। ये vx ऊपर जाएगा, 2 कैंसिल, कितना है मेरा mvx स्क्वायर बाय l। कितना है मेरा फोर्स कितना है मेरा mvx स्क्वायर बाय l। समझ में आया? vx डिवीजन के पे डिवीजन में था, ऊपर गया, m/l आया, vx और vx का स्क्वायर हो गया, 2 कैंसिल, तो ये मेरा फोर्स हो गया। कितना आ गया, ये मेरा फोर्स हो गया। ठीक है, फोर्स भी निकाल लिया हम लोग ने। अभी देखना, मैंने जैसे आपको बोला कि ऐसे एक मॉलिक्यूल तो रहेगा नहीं, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स। सबकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, हमने तो ये एक मॉलिक्यूल लिया, सबकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है वो देखते हैं। कितने मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल है सबकी। अगर वो सारे मॉलिक्यूल्स अगर x डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल्स n मॉलिक्यूल्स अगर x डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सबकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, जैसे कि vx1 हो सकता है, vx1 हो सकता है, vx2 हो सकता है, ऐसे लेके vxn तक जाएगा। कहां तक, vxn तक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर सिर्फ x डायरेक्शन में जा रहा है तो सबकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, ऐसे रहेगी। लेकिन मुझे यहाँ पे vx स्क्वायर चाहिए, तो उसका मैं एवरेज कैसे निकालूंगा, सारे वेलोसिटी का अगर एवरेज निकालना है, सारे मॉलिक्यूल का एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, vx1 का स्क्वायर, vx2 का स्क्वायर, vxn का स्क्वायर, तो सबका एवरेज आ जाएगा v बार स्क्वायर इन x डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि सारे मॉलिक्यूल्स का मैंने एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, वो कितना है, vx बार स्क्वायर। तो इस फोर्स की जगह में मैं क्या लिखने वाला हूँ, इस फोर्स की जगह लिखने वाला हूँ mvx बार का स्क्वायर अपॉन में l। अभी यहां पे देखना, यहां पे मैं डिवाइड बाय n करूंगा। डिवाइड बाय n इसलिए कि एवरेज निकाल रहा हूं ना मैं। मुझे अगर एवरेज निकालना है तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर, सबको सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो यहां पे सारे मॉलिक्यूल का मैंने वेलोसिटी सम अप कर दिया। अब कितने मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल है, तो ही मुझे क्या मिल गया, मेरे को एवरेज मिल गया। समझ में आया? तो यहां पे मुझे इस सब की जगह, जैसे मैंने वेलोसिटी लिखा ना, तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ध्यान से देखना आप। ऐसे vx डायरेक्शन कितने को हो सकते हैं, vx डायरेक्शन तो बहुत सारे मॉलिक्यूल के हो सकते हैं। vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर, कंटिन्यू डिवाइड बाय l। लेकिन ये सबका अगर मुझे एक एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे दिखने वाला है मेरे को, ये एवरेज कैसे दिखने वाला है, इस तरह। एवरेज कैसे दिखने वाला है मेरा, इस तरह। तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर माय फोर्स विल बी m/l। अब इन सब का एवरेज, इसकी जगह मुझे इसकी जगह क्या डालना है, n इंटू वी एक्स। ये n कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो मैं इसके रिप्लेस में n इंटू वी एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, n इंटू वी एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या किया मैंने क्या किया, ये मेरा फोर्स का फॉर्मूला आ गया, लेकिन किसका, एक मॉलिक्यूल का। ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल्स है, तो मैंने सबका वेलोसिटी लिख दिया, लेकिन उनका एवरेज कितना रहेगा, एवरेज रहेगा डिवाइड बाय n। सबकी वेलोसिटी ऐड करने के बाद डिवाइड बाय n। लेकिन मैं ऐसे थोड़ी, इस तरीके से थोड़ी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ फॉर्मूला। तो मैंने एवरेज निकाल लिया, वी एक्स स्क्वायर इंटू एन कर दिया, ये n यहाँ पे गया, तो इसके रिप्लेस में मैंने ये लिख दिया। समझ में आया? तो ये आ गया मेरा एन वी एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्स मिल गया। अब फोर्स के बाद मेरा तीसरा पार्ट क्या है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये पी अलग अलग है, ये है मोमेंटम, ये पी है प्रेशर। ठीक है, सेम मत समझना। तो यहाँ पे फोर्स मेरा मिल गया। फोर्स के बाद मेरा तीसरा पार्ट है क्या, प्रेशर। प्रेशर क्या रहता है मेरा, प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स कितना मिला, फोर्स तो मेरे को मिल गया एम एन वी एक्स का स्क्वायर, बार लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा बार, क्योंकि एवरेज निकाला मैंने, डिवाइड बाय एल तो है ही। अब एरिया क्या है, एरिया मैंने आपको पहले बताया, एरिया क्या होने वाला है एल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का एरिया कितना रहेगा, लेंथ इंटू लेंथ, कुछ क्यूब का नहीं मतलब शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया का लेंथ कहाँ पे कितना, एरिया कितना रहेगा, ये इस तरफ जा रहा है ना, तो इस तरफ कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, मतलब इस एरिया में कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, इसलिए इसका एरिया कितना रहेगा, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर। अब ये एल और ये एल क्या बनाने वाले, ये एल इंटू एल स्क्वायर वॉल्यूम, एल इंटू एल स्क्वायर क्या होगा, एल क्यूब हो जाएगा, जिसको मैं वॉल्यूम से दिखाने वाला हूँ। समझ में आया कैसे आ रहा है ये टर्म्स। तो यहाँ पे आ गया मेरा प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया इक्वल्स टू एम बाय वी और एन वी एक्स स्क्वायर का बार। वॉल्यूम कहाँ से आया, एल इंटू एल स्क्वायर से। अभी खत्म नहीं हुआ है, लास्ट पार्ट रिमेनिंग है, लास्ट पार्ट में क्या करना है, ये मैंने प्रेशर जो निकाला है वो एक ही डायरेक्शन के लिए निकाला है, सारे मॉलिक्यूल के लिए निकाला है, एन मॉलिक्यूल के लिए निकाला है, पर एक ही डायरेक्शन में। मॉलिक्यूल क्या सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएंगे क्या, नहीं, सारे डायरेक्शन में जाएंगे ना, एक्स वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, तो सारे डायरेक्शन के लिए मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। फोर्थ पॉइंट, सारे डायरेक्शन में जा रहा है, सारे डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे आरएमएस वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर वो सारे डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना पड़ेगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, वी एक्स अभी हटाना पड़ेगा, वी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, मतलब सारे सबका एवरेज निकालने के बाद जो वैल्यू आती है वो मुझे, सारे डायरेक्शन के एवरेज निकालने के बाद जो वैल्यू आ रही है मेरे को, वो आरएमएस वैल्यू आ रही है सबका, सारे डायरेक्शन की वैल्यू। तो लेकिन मुझे सबके टर्म्स में थोड़ी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस आरएमएस को सबके टर्म्स में थोड़ी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना, वी एक्स का आरएमएस वैल्यू, वी इक्वल्स टू कितना रहने वाला है, वी जेड का, वी वाई का आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू, वी जेड का एवरेज वैल्यू, मतलब सारे ही एवरेज वैल्यू सेम होने वाले हैं ना, सब वो एक्स डायरेक्शन में जाए, चाहे वाई डायरेक्शन में जाए, चाहे जेड डायरेक्शन में जाए, वेलोसिटी सारे डायरेक्शन में सेम होने वाली है, इसलिए तीनों डायरेक्शन में सेम है। तो उसको मुझे अगर एक टर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक आरएमएस में, तो कैसे दिखाऊंगा, वी आरएमएस का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, कैसे दिखाऊंगा, वी आरएमएस का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे प्रेशर का मेरा जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना रहेगा, एम मास अपॉन वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वी एक्स सारे डायरेक्शन में जो जा रहा है, एक्स की जगह क्या डालूंगा मैं, सारे डायरेक्शन में का आरएमएस कितना आया, वी आरएमएस इन ऑल डायरेक्शन डिवाइड बाय 3। तो मेरा फाइनल प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, P इक्वल्स टू 1/3 एन एम वी बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एम। समझ में आया। तो ये था मेरा प्रेशर का डेरिवेशन जो 2026 के बोर्ड्स में आ सकता है। क्या शॉर्टकट था इसका निकालने का, सबसे पहले हमने मोमेंटम निकाला, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, हमने वो भी निकाला पहले। उसके बाद हमने फोर्स निकाला, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स एंड टाइम के हेल्प से हमने फोर्स निकाल लिया। अब हमने देखा कि मॉलिक्यूल सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं है, एन मॉलिक्यूल्स है, तो सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज फोर्स कितना रहेगा, इतना रहेगा, ठीक है। अब एन मॉलिक्यूल्स का फोर्स निकाल लिया, हमने प्रेशर देखा, प्रेशर कितना आया मेरा, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया कर दे, मुझे प्रेशर मिल गया। लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे मॉलिक्यूल, नहीं, मल्टीपल डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तो उसका मैंने आरएमएस वैल्यू निकाल के उसका प्रेशर निकाल दिया, ठीक है। तो ये था हमारा डेरिवेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। दूसरा जो हमारा डेरिवेशन है वो है हमारा मेयर्स रिलेशन, क्योंकि बहुत ही इजी और छोटा है, ठीक है। पर मेयर्स रिलेशन को डेरिवेशन करने से पहले आपको दो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू कितना हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं उस जो पर्टिकुलर वेसल है, जो भी है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, डिवाइड बाय टेम्परेचर, ठीक है, डिवाइड बाय टेम्परेचर का चेंज कितना है। तो ये होता है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या रहता है, S इक्वल्स टू Q बाय N डेल T, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना आप, क्योंकि ये यूज होने वाला है। दूसरा फॉर्मूला आपको
याद करना है। दूसरा है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, बहुत फेमस फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन का। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन। ये दो फॉर्मूला आपको लर्न करना है और याद करना है, क्योंकि इसके बेस पे ये डेरिवेशन है। करना क्या है, देखो डेरिवेशन का पहला पार्ट है कि आपको थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ याद होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये बोलता है कि जो आप टोटल हीट देते हो किसी भी, जब आप खाना बनाते हो या फिर अपने गैस पे कुकर रखा है, कुछ बना रहे हो, तो टोटल हीट जो आप उसको दे रहे हो, जो हीट गैस चालू करने के बाद आप जो हीट दे रहे हो, तो वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कैसे? सबसे पहले कि वो इंटरनल एनर्जी जाएगा, सबसे पहले वो इंटरनल एनर्जी को कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा, वो अंदर वर्क डन करने वाला है। क्या करने वाला है? वर्क डन। वर्क डन मतलब प्रेशर जनरेट करने वाला है और वॉल्यूम इंक्रीज करने वाला है। तो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? डेल यू डेल क्यू, हीट जो आप दे रहे हो वो हो जाएगा डेल यू प्लस टी डेल वी, इंटरनल एनर्जी वर्क डन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल एनर्जी। और ये क्या हो गया हमारा? वर्क डन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और ये जो आपने हीट प्रोवाइड किया है, सोर्स, कोई सोर्स से आपने हीट प्रोवाइड किया ना, वो हो गया। तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, तो कभी भी आप हीट देते हो तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले तो वो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, दूसरी उसको वर्क डन करवाता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये था। अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है हमको यहाँ पे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि कांस्टेंट वॉल्यूम में वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से देखना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है क्या? जैसे कि अगर कुकर को मैंने गैस में चढ़ाया तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टोटल कंट्रीब्यूशन तो इंटरनल एनर्जी में जाएगी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, मतलब ये क्या हो गया? ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। इफ एनीथिंग इज कांस्टेंट तो उसका चेंज तो होने वाला नहीं है, तो डेल वी जीरो हो गया ना। डेल वी क्या हो गया? v2 माइनस वी वन। तो अगर वो कांस्टेंट है, दोनों ही टाइम पे वो सेम है, मतलब v1 माइनस v1 कितना आ जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे डेल वी जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसीलिए यहाँ पे हीट, जो हीट है वो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी। मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसलिए ये वर्क कहाँ पे करता है? ये वर्क करता है कुकर्स में। ठीक है, जब वो खाना बनाते हो तो उसमें वर्क करता है, वहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, पैक रहता है, इसलिए जो टोटल आप हीट देते हो टोटली एनर्जी जाता है इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, अब इसी टर्म को मुझे स्पेसिफिक हीट में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि मेयर्स रिलेशन इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो इसी टर्म को मुझे स्पेसिफिक हीट में निकालना है। स्पेसिफिक हीट में कैसे निकालते हैं? मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला देखा कि स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू क्यू बाय एन डेल टी। स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू क्यू बाय एन डेल टी। ठीक, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि स्पेसिफिक हीट डेल क्यू इज इक्वल्स टू एन, यहां पे जाएगा, डेल टी यहां पे जाएगा, एन एस डेल टी। बट यहां पे मैं कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा हूं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर यूनिट मोल बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? कांस्टेंट वॉल्यूम पर यूनिट मोल। तो वहां पे मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। सी से। और क्या है वो, कौन सा कंडीशन में? कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? सी वी। स्पेसिफिक हीट है, एस है, बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसलिए मैंने वहां पे रिप्रेजेंट क्या किया? सी वी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लिख दिया डेल क्यू के बराबर, एंड एस की जगह मैंने यहाँ पे सीवी लिखा, क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट वॉल्यूम का कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे सीवी लिखा। तो डेल क्यू कितना होता है? एनसीवी डेल टी होता है, बट कांस्टेंट वॉल्यूम में कितना होता है? डेल यू के बराबर है। तो यहां से दोनों का रिलेशन क्या आ जाएगा? यहां से दोनों का रिलेशन क्या आ जाएगा कि डेल यू इज इक्वल्स टू एनसीवी डेल टी। डेल यू इज इक्वल्स टू टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू एनसीवी डेल टी। तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया, इसको मार्क कर लो। फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये मेरा, मार्क कर लो।
सेकेंड, ये मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। अब मुझे थर्ड पॉइंट निकला है एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर कि मेरा थर्मोडायनेमिक ऑफ लॉ कैसे दिखेगा एट कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो यहाँ पे तीन इक्वेशंस है, डेल क्यू, डेल यू, पी डेल, डेल क्यू, डेल यू, पी डेल। तो तीनों में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डेल क्यू पे। डेल क्यू, अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हीट क्या होता है, डिवाइड एस इक्वल्स टू क्यू बाय एन डेल वी, जो एन डेल वी अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है एन एस डेल टी, ये एन यहाँ पे आ गया, डेल टी यहाँ पे आ गया। तो मेरा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या रहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट, तो मेरा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या रहता है, एन एस डेल टी। बट एट कांस्टेंट प्रेशर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सीपी। अगर मुझे कांस्टेंट प्रेशर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सीपी। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमको मालूम नहीं है तो हम यहाँ पे ई लिख लेते हैं, ई या फिर डेल यू भी लिखोगे तो चलेगा। तो इंटरनल एनर्जी में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको हम लोग ई के बराबर ऐसे लिख देते हैं। दूसरा, पी डेल वी में क्या चेंज आएगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरा पी डेल वी में क्या चेंज आएगा, पी डेल वी इज इक्वल्स टू एन डेल एन आर टी। कितना आ जाएगा, डेल एन आर टी। मतलब अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, पी डेल वी इज इक्वल्स टू डेल एन डेल आर टी, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज होने वाला है ना, तो डेल एन आर डेल टी। ठीक है, टेम्परेचर को हमेशा चेंज में दिखाना है हमको। तो ये कांस्टेंट प्रेशर का इक्वेशन, ये कांस्टेंट वॉल्यूम का इक्वेशन। तो मेयर्स रिलेशन ये बोलता है कि मुझे थर्मोडायनामिक का रिलेशन बताओ एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एक साथ। मतलब यहाँ पे मुझे एक साथ दिखाना पड़ेगा। पहले हमने कांस्टेंट वॉल्यूम में निकाला, पहले हमने कांस्टेंट प्रेशर में निकाला, बट अभी थर्मोडायनामिक का इक्वेशन मुझे दोनों कंडीशन में निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो मेरा थर्मोडायनामिक का फॉर्मूला क्या है, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल पी, पी डेल वी। तो दोनों कंडीशन में अगर प्रेशर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, डेल क्यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल क्यू आ जाएगा मेरा एन सी पी डेल टी। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा मेरा, एन सी पी डेल टी। एंड प्रेशर क्या आ जाएगा मेरा, डेल एन आर टी, डेल एन डेल टी आर भी लिख सकते हो, डेल एन आर डेल टी। ठीक है, अच्छा एन को हमेशा डेल में लिखना क्योंकि चेंज इन मॉलिक्यूल है, चेंज इन मोल्स है। सब में अगर डेल एन डेल टी कॉमन निकाले, सब में अगर डेल एन डेल टी कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, सी पी। यहाँ पे भी डेल एन डेल टी कॉमन निकाले तो बचेगा सी वी, सी वी। यहाँ पे डेल एन डेल टी कॉमन निकाल ले तो बचेगा आर। तो सब में अगर कॉमन निकाल ले तो मेरा क्या आने वाला है, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, बचेगा क्या, सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। ठीक है, सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। अगर सी वी को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। तो ये था मेरा मेयर्स रिलेशन। समझ में आया कैसा था मेयर्स रिलेशन। क्या किया मैंने, सबसे वर्डन का फॉर्मूला निकाला, सॉरी वर्डन क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का फॉर्मूला दिखा, क्या है, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल वी पी डेल वी। हीट गिवन बाय द सोर्स इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्डन। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्डन जीरो होने वाला है क्योंकि वॉल्यूम जीरो है, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो वहां पे वर्डन भी जीरो हो जाएगा। अगर वर्डन जीरो हो गया तो डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू के बराबर आ जाएगा। अब डेल क्यू क्या है, डेल क्यू होता है एन सी वी डेल टी, हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा था। ठीक है, बड़े कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हमें एस की जगह क्या लिखना पड़ेगा, एस की जगह मुझे सीवी लिखना पड़ेगा, तो मैंने सीवी लिख दिया। अब डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू बोल दिया तो मतलब ये भी इसके बराबर हो जाएगा ना, तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर निकालना है मुझे, थर्मोडायनामिक लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सबसे पहले देखना है हीट के पास क्या चेंज आ रहा है, हीट के पास एस की जगह बस सीपी लिख देना है, और डेल यू के पास अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा, वर्डन को कैसे लिखना है, वर्डन को इज इक्वल्स टू डेल एन आर टी आइडियल गैस के इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो चौथा, फोर्थ पॉइंट क्या है अपना कि
आइडियल गैस मतलब इस थर्मोडायनेमिक लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को दोनों ही कंडीशन में लिखना है। कौन से? कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर क्या अगर कंडीशन में लिखे तो कितना आता है? डेल क्यू के बराबर ये आ जाएगा, डेल क्यू के बराबर, डेल क्यू का सामने ये आ जाएगा, डेल यू के सामने ये आ जाएगा, डेल यू के सामने ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, एंड पी डेल पी के सामने डेल एन आर टी। ठीक है, यहाँ से डेल एन डेल टी, डेल एन डेल टी, डेल एन डेल टी कैंसिल, क्या बचा? सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, सीवी यहाँ पे आ गया तो ये मेरा हो गया मेयर्स रिलेशन। ठीक है, इसमें एक और होता है आइडियाबैटिक लॉ, आइडियाबैटिक रेशियो, इसको बोलते हैं आइडियाबैटिक रेशियो, गामा का बोलते हैं आइडियाबैटिक रेशियो, जिसको बोलते हैं सीपी बाय सीवी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां पे हमने केडीजी के दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किए। ठीक है, कौन से प्रेशर एंड मेयर्स रिलेशन, तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे। इसके जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, वो मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख लो। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो भी चैप्टर्स पे आपको डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो भी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डाल देना है, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और वहां पे मुझे आप बता सकते हो क्या सर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके, क्या डाउट्स है, क्या प्रिपरेशन चालू है, क्या नहीं चालू है, तो आप मुझे वहां पे अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे हमने स्ट्रेटेजी वीडियो बना कर रखा है, कंप्यूटर साइंस पे स्ट्रेटेजी वीडियो बना कर रखा है, जहाँ पे मैंने डिटेल से आपको बताया है कि कैसे आप लास्ट के एक महीने 150 डेज या 40 डेज में आप 70 में से एटलीस्ट 55 या 60 तो ला सकते हो। 70 में तो 70 तो ला नहीं सकते, इसलिए मैं तरीका बता दिया हूँ जहाँ पे 70 में से एटलीस्ट 55 या 60 आप लास्ट के 50 दिनों में भी आराम से कवर कर सकते हो विद मिनिमम चैप्टर्स। ठीक है, तो ये चीज आप देख लो। फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने वीडियो डाल दिया है। और भी कोई लेक्चर चाहिए आपको कि सर मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चाहिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहना, प्रिपरेशन करते रहना, और ऑल द बेस्ट।